के ट्रिकी जी के चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, मैं अभी एक ग्रुप डी का जो नोटिस आया ना, उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो 17 तारीख से लेकर के 25 अगस्त के बीच में उसका फेज 1 कंप्लीट कराया जाएगा। तो मैं सोच रहा हूं उसके लिए एक साइंस के जो 25 क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसके लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं वन लाइनर की फॉर्म में। जो साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं, मैं उनको वन लाइनर की फॉर्म में कंप्लीट करवाऊंगा। डेली 25 से 50 क्वेश्चन मैं करवाया करूँगा। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो फिर हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करवाना जो कार्य होता है, ये किसका होता है, ये हीमोग्लोबिन का होता है। पूछते हैं कि जो ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है, तो हीमोग्लोबिन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आइडियल गैस की जो ऊर्जा होती है, आइडियल गैस की एनर्जी किस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, उसके मोल की संख्या पर निर्भर करती है। जितने अधिक मोल होंगे उतनी ही आइडियल गैस की एनर्जी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन का स्राव जो सिक्रेशन होता है, ये कहाँ से होता है। तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये होता है अग्नाशय से स्रावित होता है इंसुलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाइमस ग्रंथि। जो थाइमस ग्लैंड जो होती है ना, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थाइमस ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है। तो ये कहाँ पर इसकी लोकेशन होती है, चेस्ट में होती है। कहाँ पर होती है थाइमस ग्लैंड की लोकेशन, चेस्ट में होती है। और ये मतलब एक ये ऐसी ग्लैंड है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि विलुप्त हो जाती है। तो कौन सी ग्रंथि है, वो थाइमस ग्लैंड है जो बुढ़ापे में विलुप्त हो जाती है। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी ग्रंथि जो है, जो मानव की जो इम्यूनिटी जो होती है ना, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, तो वो भी कौन सी ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है। तो दो क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो थाइमस ग्रंथि है ना, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, तो ये करती है थाइमोसिन। उसके बाद देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित होता है नाभिकीय विखंडन का जो सिद्धांत जो होता है। और ये भी याद रखना, जो हमारे स्टार्स होते हैं, जैसे सूर्य भी क्या है, एक स्टार है, तो स्टार में जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय विखंडन नहीं होता है, तो क्या होता है, वो नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। सबसे अधिक वेदन क्षमता जो होती है ना, वो किस रेज की होती है, तो वो होती है वाई रेज की, यानी गामा किरणों की जो वेदन क्षमता होती है ना, सबसे अधिक होती है। ये भी क्वेश्चन आता रहता है कि सबसे अधिक वेदन क्षमता कौन सी किरणों की होती है। तो कौन सी किरणों की होती है, गामा रेज की होती है। उसके बाद है हमारा कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। किससे नीली क्रांति का संबंध है, मत्स्य पालन से, यानी मछली के उत्पादन से। तो नीली क्रांति का संबंध भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन उत्पादन से होता है, तो पीली क्रांति भी पता होनी चाहिए। एक होती है रजत क्रांति, तो रजत क्रांति भी पता होनी चाहिए। रजत क्रांति का संबंध होता है अंडा उत्पादन से। एक क्रांति आती है अमृत क्रांति। तो अमृत क्रांति क्या होती है, जितनी भी सारी क्रांतियाँ चल रही ना, इन सबको अचीव करने के लिए एक अलग से क्रांति बनाई गई थी सबके लिए, तो उसका नाम क्या है, अमृत क्रांति। तो ये भी पता होना चाहिए। तिलहन अमृत क्रांति बता दी। उसके बाद आता है, हाँ, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो किसने किया था, मेंडलीव ने किया था। किस ईयर में किया था, ईयर मैं आपको बता देता हूँ, 1869 में सबसे पहले मेंडलीव ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। उसके बाद आता है जो मानव का जो शरीर जो होता है ना, मानव के गुर्दे में जो किडनी होती है, सबसे पहले दो किडनी होती है, और एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं किडनी में। तो ये जो उसमें किडनी में कभी कभी क्या होता है, पथरी बन जाती है। तो पूछते हैं वो पथरी किसकी वजह से बनती है, तो वो बनती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से बनती है। किसकी वजह से बनती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से बनती है। नेक्स्ट हमारा आता है जो खाने वाला सोडा होता है, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, तो उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, NaHCO3। तो NaHCO3 किसका फॉर्मूला है, सोडियम बाइकार्बोनेट का या बेकिंग सोडा का। उसके बाद आता है विटामिन ई। जो विटामिन ई जो होता है ना, इसका रासायनिक नाम पूछा है कि क्या होता है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफिरोल। टोकोफिरोल। इसको, इस विटामिन ई को एक नाम और बता देता हूँ मैं आपको। विटामिन ई को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन किसको बोला जाता है, तो विटामिन ई को बोला जाता है ब्यूटी विटामिन। और क्या क्या होता है, विटामिन ई किस किस में पाया जाता है, जितने भी सैलड वगैरह होते हैं ना, जो सलाद वगैरह खाते हैं, तो जैसे हम वो खाते हैं खीरा वगैरह, गाजर वगैरह, तो इनमें भी सैलड में कौन सा विटामिन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। जितने भी हम लोग स्प्राउट खाते हैं ना, स्प्राउट जैसे चने को हम उसको स्प्राउट करके खाते हैं कभी कभी, सुबह सुबह भिगो के जो उसमें स्प्राउट निकल जाते हैं, तो उसमें भी कौन सा विटामिन ग्रो हो जाता है, तो विटामिन ई हो जाता है। तो याद रखना कि ब्यूटी विटामिन किसको बोला जाता है, विटामिन ई को बोला जाता है। नेक्स्ट आता है किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की कार्य किसकी इकाई है, किडनी की, या गुर्दे भी बोलते हैं जिसको। तो ये भी याद रखना कि किसकी, नेफ्रॉन किसकी है। जैसे दिमाग की क्या होती है, न्यूरॉन होती है, उसी तरीके से किडनी की क्या होती है, नेफ्रॉन होती है।
नेक्स्ट आता है कि जो गर्भाशय में जो पल रहा है, जो भ्रूण जो होता है ना, तो उसको जो भोजन होता है वो किसके द्वारा मिलता है? तो उसको जो भोजन किसके द्वारा मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है, जिसको गर्भनाल भी बोलते हैं। उसके द्वारा जो मानव के पेट में ना जो एम्ब्रियो पल रहा होता है, तो उसको भोजन की रिक्वायर होती है, तो वो भोजन उसको किसके द्वारा मिलता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है उसको भोजन। नेक्स्ट आता है हमारा, सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ये की थी कोपरनिकस ने, नाम के साइंटिस्ट ने की थी सौर प्रणाली की खोज। नेक्स्ट आता है हमारा, ग्रहों की जो गति का जो नियम है ना, ये किसने दिया था? तो ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? कैप्लर नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे ग्रहों की गति के नियम। नेक्स्ट आता है, ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा जो होता है ना, कि बोलते हैं तारा विस्फोट हो गया, तो वो उस घटना को क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा कहलाता है। एक होता है धोने का सोडा, जो धोने का सोडा होता है उसका उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? उसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। फिर आता है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी? मोजले नाम के साइंटिस्ट ने की थी। और पूछते हैं, जब मोजले ने जो आवर्त सारणी बनाई थी ना, तो उसका आधार क्या लिया था इन्होंने? तो किस बेस पे उन्होंने एलिमेंट को वर्गीकृत किया था? तो उसका आधार था परमाणु क्रमांक। और जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी उसका क्या था? परमाणु भार था। तो ये भी आपको याद रखना कि किस बेस पे। और मोजले ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो किस ईयर में बनाई थी? 1913 में बनाई थी मोजले ने आवर्त सारणी। कब बनाई थी? 1913 में बनाई थी। फिर आता है, मानव का जो मस्तिष्क होता है ना, जो माइंड होता है, उसका वजन कितना होता है? उसका वजन होता है 1300 से लेकर के 1400 ग्राम होता है। ये एक एवरेज वजन होता है। कभी आप सोचो कि 1300 1400 कैसे होता है, तो एक एवरेज वजन होता है। उसके बाद आता है, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को बोला जाता है भारतीय परमाणुवाद का जनक। उसके बाद आता है ब्लड सर्कुलेशन, जिसको बोलते हैं रक्त परिसंचरण। तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? तो ये की थी विलियम हॉर्वे नाम के साइंटिस्ट ने की थी ब्लड सर्कुलेशन की खोज। उसके बाद आता है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आपको पता होना चाहिए किस भाग पर बनता है। तो रेटिना पर बनता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है तो उसकी आकृति कैसी होती है, मतलब किस तरीके का बनता है? तो उसकी एक ट्रिक होती है, उसको आप याद रखना, वाव। किसी भी चीज़ को देख के बोलते हो आप वाव, तो वाह से बना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और ऊ से बना उल्टा बनता है। तो ये भी आपको याद रखना, रेटिना पर बना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक होती है और उल्टी होती है। उसके बाद आता है, पेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? अमाशय रस में पाया जाता है। जो पैनक्रियाज होता है ना, पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाटिक जूस जो सिगरेट करता है, तो उसी को बोलते हैं अमाशय रस बोलते हैं। उसके बाद आता है, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg होता है। Hg क्या होता है? मरकरी, आपको पता होना चाहिए। मरकरी के इसमें नापते हैं, ये mm ऑफ Hg बोलते हैं। कोलम, प्रेशर के कोलम के रूप में मापा जाता है ये दाब। आपको याद रखना है, दो तरीके का कैसा होता है। अगर 120 है तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, अगर 120 है तो बोलेंगे सिस्टोलिक, अगर 80 है तो उसको बोलेंगे डायस्टोलिक। ये भी आता है कि सिस्टोलिक कौन सा है और डायस्टोलिक कौन सा है। तो 120 और 80 मैंने बता दिया है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो बोलेंगे कि बीपी बढ़ रहा है, और इससे कम हो रहा है इसी से तो बीपी लो हो रहा है हमारा। उसके बाद याद रखना, मरकरी जो तत्व आया है ना यहाँ से, इसका परमाणु क्रमांक पूछते हैं कई बार कितना होता है। तो मरकरी का परमाणु क्रमांक होता है 80। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा रक्त समूह, जो ब्लड ग्रुप जो होता है ना, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी ब्लड ग्रुप की खोज। उसके बाद आता है पित्त का निर्माण, जो बाइल जूस जो होता है ना, तो बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण होता है यकृत लीवर में होता है। क्वेश्चन आता है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो अगर उसमें ये नहीं मेंशन है कि कौन सी ग्रंथि पूछा है, तो वो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। उसके बाद आता है पितरस जो होता है, गोल ब्लैडर। पितरस का जमाव कहाँ होता है? तो ये गोल ब्लैडर में होता है पितरस का जमाव। जैसे पितरस किससे निकलता है? लीवर से निकलता है, लेकिन ये कहीं पे जाके स्टोर भी तो होगा। तो ये स्टोर कहाँ पर होता है? पितरस, उसके पास ही लीवर के पास एक स्ट्रक्चर होता है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, तो उसी को बोलते हैं गोल ब्लैडर। तो गोल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है? पितरस स्टोर होता है। उसके बाद आता है नाड़ी दर। तो नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो कहाँ से मापा जाता है नाड़ी दर? जो आर्टरी जो होती है हमारे शरीर में, दो तरीके की होती है, एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है, धमनी और सिरा बोलते हैं जिनको। तो जो दर वो होता है ना, वो दर कहाँ से कहाँ से नापी जाती है? तो धमनी से मापी जाती है नाड़ी दर। उसके बाद आता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। जितने भी खट्टी चीज़ें होती है ना, अंगूर होगा जैसे, तो इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? जैसे टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि फलों का स्वाद मीठा जो होता है ना, वो किसके कारण होता है? तो वो किस शर्करा के कारण होता है? फ्रक्टोज शर्करा के कारण होता है फलों का
जो रस जो मीठा होता है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन आता है कि सबसे मीठी शर्करा जो प्राकृतिक शर्करा होती है, तो वो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, तो वो भी फ्रक्टोज शर्करा होती है। और ये किस में पाई जाती है? फ्रूट्स में पाई जाती है। गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? वो भी फ्रक्टोज पाई जाती है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है तारपीन का जो तेल होता है ना, वो किससे प्राप्त किया जाता है? वो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। चीड़ का जो पेड़ होता है ना, उससे प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल। नेक्स्ट आता है हमारा जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था ना, 5 जगत वर्गीकरण, तो ये किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 5 जगत वर्गीकरण। उसके बाद आता है मिनी माता रोग, जिसको मिनी माता डिसीज भी बोलते हैं। ये किस प्रदूषण से फैलता है? तो ये पारा वही होता है जो मरकरी। तो आपको पता होना चाहिए, मरकरी जो होता है ना, मरकरी का भी परमाणु क्रमांक पूछता है कि मरकरी वही है जो Hg होता है, जिसका परमाणु क्रमांक, जिसको डिनोट Hg से करते हो, और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80 होता है। आप लोग याद रख सकते हो 82 किसका होता है? 82 होता है लेड का। ये भी आप याद रख सकते हो कि 82 परमाणु क्रमांक किसका होता है? लेड का। एक क्वेश्चन परमाणु क्रमांक का आपको ग्रुप डी में जरूर मिलेगा, इसलिए मैं साथ साथ बताते चलता रहता हूँ। उसके बाद आता है शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो 7 होता है। और 7 मतलब क्या होता है? जो पीएच जो होता है बिल्कुल शुद्ध होता है, ना तो एसिडिक है ना न्यूट्रल है। अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक बन जाएगा, और 7 से अधिक जाएगा तो बेसिक बन जाएगा। और 7 पे कैसा रहेगा? पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल रहेगा, यानी उदासीन रहेगा। तो शुद्ध जल का पीएच कैसा होता है? उदासीन हो सकता है। ऑप्शन में होगा कि उदासीन होता है, बेसिक होता है, एसिडिक। तो आपको लगाना है कि कैसा होता है? उदासीन होता है। अगर वैल्यू पूछे तो पीएच 7 होता है। फिर क्वेश्चन आता है मनुष्य के शरीर में WBC और RBC का अनुपात कितना होता है? तो सबसे पहले आपको पता होना कितना, 600:1 होता है। तो RBC ज़्यादा होती है ना कि WBC। तो RBC कितनी होती है? अगर RBC 600 है तो उसी रेशियो में देखें तो WBC 1 होगी। उसके बाद क्वेश्चन आता है जो डायनामो होता है, एक डायनामो एक डिवाइस होती है जो ये इसमें लगी रहती है, क्या नाम, जितने भी इलेक्ट्रिकल वाहन होते हैं ना उनमें लगी रहती है। ये क्या काम करती है? ये जो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ना, उसको विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है डायनामो डिवाइस। उसके बाद आता है क्वेश्चन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है ना, उसका आवर्तकाल पूछा है कितना होता है? तो उसका आवर्तकाल होता है 24 घंटे होता है। यानी वो पृथ्वी पर बिल्कुल, जैसे पृथ्वी भी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, उसी तरीके से जो जियो स्टेशनरी जो होता है ना सैटेलाइट, वो भी 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। तो यानी वो पृथ्वी के सापेक्ष आप देखोगे तो आपको हर जगह एक ही पोजीशन पे दिखाई देगा। और कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है ये पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर छोड़ा जाता है? तो ये छोड़ा जाता है 36,000 किलोमीटर के। ये भी आप याद रखना, 36,000 किलोमीटर, और 24 घंटे इसका आवर्तकाल होता है। जियो मैंने कहीं भी अगर आपको वर्ड दिख जाए ना जियो, तो जियो का अर्थ होता है अर्थ। जियो का मीनिंग क्या होता है? अर्थ, यानी पृथ्वी। नेक्स्ट आता है हमारा किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर जो घूमती है ना पृथ्वी, ये किसने बताया था सबसे पहले? तो ये बताया था कोपरनिकस नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि जो पृथ्वी के सारे चारों ओर घूमती है, कोपरनिकस ने बताया था। उसके बाद आता है रसायनों का राजा किसको बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोला जाता है? रसायनों का राजा बोला जाता है। उसके बाद आता है हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? दो चीज़ होती है, एक हाइड्रोमीटर होता है, एक होता है हाइग्रोमीटर। तो जो पहले मैं आपको बताता हूँ हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं। तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं द्रवों का अपेक्षित घनत्व, यानी रिलेटिव डेंसिटी। दो द्रव की डेंसिटी, जो रिलेटिव डेंसिटी होगी ना, कि एक द्रव दूसरे से कितना ज़्यादा डेंस है, तो वो रिलेट करके बताया। तो रिलेटिव डेंसिटी किससे मेजर करते हैं? तो हाइड्रोमीटर से नापते हैं क्या? अपेक्षित घनत्व। उसके बाद आता है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं ह्यूमिडिटी, यानी आर्द्रता। आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि ब्लैक मोथ किसे कहा जाता है? तो प्लेग को बोला जाता है ब्लैक मोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का आइंस्टीन किस साइंटिस्ट को कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन बोला जाता है नागार्जुन को। किसको बोला जाता है? नागार्जुन को बोला जाता है। ओजोन परत हमें किससे बचाती थी? यूवी रेज, यानी पैरा बैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज से कौन सी लेयर हमको बचाती थी? तो ओजोन परत बचाती है। तो पूछते हैं कि ओजोन परत वायुमंडल की किस लेयर में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो वर्मिलियन, जिसको सिंदूर बोलते हैं हिंदी में, तो वर्मिलियन का सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है HGS, मर्क्यूरियस सल्फाइड इसको बोलते हैं अगर इसका रासायनिक नाम पूछे तो। और क्या बोलते हैं इसको? वर्मिलियन भी बोला जाता है। उसके बाद आता है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है मानव शरीर में? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर पूछे कि अर्थ पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा तत्व पाया जाता है? अगर पूछे मेटल कौन सी पाई जाती है, तो सिलिकॉन पाई जाती है। मेटल के बारे में पूछे, अगर तत्व पूछे तो ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है ऑक्सीजन पृथ्वी पर? तो 40.6% पाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि गाय के दूध में हल्का पीलापन किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है हल्का पीला कलर जो होता है गाय के दूध का। उसके बाद आए तो गाय के दूध में जो थन जो होता है ना, उनसे दूध निकालने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ये भी क्वेश्चन आता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूज किया जाता है उस सुई में, जिससे दूध निकाला जाता है। उसके बाद याद रखना
गाय का दूध जो उसका सफ़ेद रंग किसकी वजह से होता है, तो कैसीन नाम के एक प्रोटीन होता है, तो उसकी वजह से गाय का दूध कैसा होता है, सफ़ेद होता है। नेक्स्ट आता है छिली हुई सब्जियों से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो आप खुद सोच सकते हो, छिली हुई सब्जियों के धोने से वही विटामिन निकलेगा जो उस पानी में घुल जाएगा, और पानी में घुलने के सिर्फ दो ही विटामिन है, बी और सी, यानी बी और सी ऐसे विटामिन होते हैं जो पानी में घुल के साथ निकल जाते हैं। तो याद रखना, सब्जियों के धोने से कौन सा विटामिन निकलता है, तो विटामिन सी निकल जाता है। उसके बाद आता है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है वायु में ध्वनि की चाल, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, यानी पानी के मोल भी जरूर याद रखना कि पानी के 1 मोल होता है कि आधे मोल होता है, तो पानी का कितना मोल होता है, तो आधा मोल होता है। चलिए मैं आपको लास्ट वीडियो के कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ जो मैंने आप लोगों से पूछे थे। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो ये किसने दी थी, किस साइंटिस्ट ने दी थी, तो ये दी थी डार्विन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद आता है परमाणु बम, यानी एटॉमिक बम जो होता है ना, वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो किस पर होता है, नाभिक विखंडन पर होता है। और सूर्य की जो एनर्जी का स्रोत होता है वो किस सिद्धांत पर होता है, वो नाभिक संलयन पर आधारित होता है। नेक्स्ट आता है तापमान के बढ़ने से सिलिकॉन का प्रतिरोध क्या बढ़ जाएगा, घट जाएगा, तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध उसका घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था मैंने कि राशियों जो भौतिक राशियाँ होती है उनकी संख्या कितनी होती है, 10 होती है, 11 होती है, 12 होती है, तो कितनी भौतिक राशियाँ होती हैं, तो 12 भौतिक राशियाँ होती हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, तो कितनी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, तो उसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। लेकिन पूछे तो अंडे में सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन किस भाग में होता है, जो वाइट पोर्शन जो होता है ना उसका, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। कुछ अब क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट में इन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व कौन सा, हाइड्रोजन है कि हीलियम है, जो भी इसका आंसर होगा आप लोग कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मेजर किया था, किसने मापा था प्रकाश के वेग को, तो इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। नेक्स्ट आता है 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट कर देना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, विद्युत धारा जो होती है ना, इसकी इकाई तो पूछा है कि इकाई क्या होती है, और आपको ये भी बताना है धारा अदिश राशि है कि सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंकना चाहिए जिससे वह अधिकतम दूरी ट्रेवल कर सके, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।